हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लाया हुआ हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं, जिसमें से 70 नंबर में आपके 20 में 20 नंबर तो आपके पक्के होंगे ही, क्योंकि आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपके पूरे बुक से और 20 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन लाया हुआ हूँ जो है कि परीक्षा से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास 10 साइंस 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% यही आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही अनसॉर्ट पेपरों से निकाल करके आपके सभी के सामने लाया हूँ जो कि बहुविकल्पी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलेगी, इसमें से ज़्यादा देर बर्बाद ना करते हुए मैं आप सभी को परीक्षा क्वेश्चन की ओर ले चल रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al, इसकी अभिक्रिया जो हो रही Al2O3 है प्लस 2Fe है। तो ये पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है। तो संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो दो पदार्थ आपस में जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर और अन्य तीसरे पदार्थ में टूटते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें उसके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है कि फेरस ऑक्साइड को Al2 ने विस्थापित कर दिया है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हुई, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया हुई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि लौह चूर्ण पर तन HCl अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। जो कि बता रहा है कि लौह चूर्ण पर तन HCl अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें से कोई अभिक्रिया नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर डी है कि आयरन अभिक्रिया आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका H2S विलयन का pH मान क्या होता है। तो जिससे आप सभी लोगों को पता होगा कि H2S जो विलयन होता है इसका जो है कि pH मान क्या होता है। H2S का मतलब होता है क्षारीय। तो आपका क्षारीय जो होता है वो कितना होता है और अम्लीय कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन इसका है कि शुद्ध जल का pH मान होता है, यानी जो हमारे पीने योग्य जल होता है उसका मान कितना होता है। तो उसका मान जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है 7 होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, यानी सोडियम क्लोराइड है या सोडियम सल्फेट है या सोडियम हाइड्रोसल्फेट है या नन, यानी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो है कि कह रहा निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या पाई जाएगी, वो आपका अम्लीय लवण होता है। तो इसका मतलब आपका जो है सोडियम हाइड्रोसल्फेट है, इसका आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है जो है कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। पूछ रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो धावन सोडा का जो है कि रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो यानी जो है कि अम्ल से जो है हाइड्रोजन विस्थापित कौन सी धातु नहीं करती है। तो आपकी सिर्फ एक ही धातु है, वो कौन सी, कॉपर। अगला क्वेश्चन है कि मैट में मुख्यतः क्या होता है, यानी जो मैट होता है इसमें क्या होता है। तो इसमें जो होता है क्यूप्रिक सल्फेट और फेरस सल्फेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो आप सभी लोगों ने IUPAC पढ़ा होगा।
तो पता होगा कि जैसे कि कीटोन समूह यानी कीटोन समूह का प्रतीक होता है C डबल बॉन्ड O। तो ये समूह जिसमें पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन समूह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कीटोन समूह कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए H, ऑप्शन नंबर ए H C डबल बॉन्ड H। तो ये आपका कीटोन समूह नहीं होगा। अगला है आपका CH3 डबल OH, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका है D यानी CH3 डबल बॉन्ड O और OH। ये आपका जो है ये आपका कौन सा है, कीटोन समूह है। ये अगर जो देखा जाए आपका, सॉरी ये नहीं है, ये आपका एल्कोहल समूह है यानी ओइक समूह है। कौन सा है, ओइक समूह है। और जो इसका करेक्ट आंसर है और इसका C वाला यानी CH3 डबल बॉन्ड OH है, CH3 है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। जो एस्टिक अम्ल होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका IUPAC नाम जो होता है वो आपका एथेनोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो जो एस्टिक अम्ल होते हैं इसका जो कितने अम्ल प्रभावित होते हैं, तो आपका एक है। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, यानी जो लिथियम होता है इसका जो विकर्ण संबंध होता है वो क्या दर्शाता है, यानी लिथियम किसके साथ में संबंध दर्शाता है, तो आपका जो है कि मैग्नीशियम के साथ में संबंध दर्शाता है। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो आपका है कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है। तो जो आपसे पूछा गया है कि अम्लीय ऑक्साइड कौन है, तो आपका पहला है Al2O3 और आपका ऑप्शन नंबर बी है P2O5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला है, P2O5 है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी जो स्वपोषी होते हैं यानी स्वयं पर जो निर्धारित होते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ आवश्यक होती है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, इसके स्वपोषी होते हैं। और इससे मानव यानी हम सभी लोग, हम और आप सभी लोग जो हैं कि ये परपोषी होते हैं। तो यानी जो स्वपोषी होते हैं उनके पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है CO2 तथा जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो है कि स्वपोषी के लिए ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल यानी जो क्लोरोफिल होता है इसका हरा रंग किसके कारण होता है, तो इसका हरा रंग मैग्नीशियम के कारण होता है। फिर आता है सूर्य का प्रकाश, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश में हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है, विटामिन डी प्राप्त होती है। और जो हमारे सूखा रोग होता है यानी इसे रिकेटस कहा जाता है, ठीक, रिकेटस यानी सूखा रोग से हमें मुक्त कराता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे जो है कि कॉपी पर नोट रखें। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो जो आपको ये ऑप्शन का आंसर ही दिया है इसमें टाइलिन पाया जाता है, यानी जो मनुष्य की मुख में लार बनती है तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा होता है आपका, टाइलिन होता है। यानी जो हमारे खाना को लुगदी बनाता है, ठीक, लुगदी बनाकर हमारे पेट के अंदर अमाशय तक भेजता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रास नली द्वारा लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है। जो आपकी ये कार्टिलेज रचना होती है ये ग्रास नली द्वारा लटकी हुई पट्टी के समान होती है, तो ये कौन सी कहलाती है, यानी ये आपकी एपिग्लेटिस होती है। अगला क्वेश्चन है फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, यानी फेफड़े से जो शुद्ध रक्त आता है वो दाएं अलिंद से आता है या बाएं अलिंद से आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी बाएं अलिंद से आता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क तथा तंत्र का भाग है जो संबंधित है यानी उत्सर्जन से। जो है कि आपका वृक्क और जो एक तंत्र का भाग है यानी वृक्क जो होता है यानी इसे हम लोग लीवर कहते हैं, ये क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी जो अलैंगिक जनन होता है ये मुकुलन द्वारा किस में होता है, अमीबा में होता है या ईस्ट में होता है, तो ये जो करेक्ट आंसर इसका है ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोश में उपस्थित होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, पराग कण, यानी पराग कोश में कौन से कण उपस्थित होते हैं, पराग कण उपस्थित होते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 20 से, ये आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे जरूर याद करके जाइएगा परीक्षा में। क्वेश्चन है कि निषेचन के दौरान पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, तो पहला ऑप्शन है अध्यावरण, ऑप्शन नंबर बी है बीजांड का
ऑप्शन नंबर सी है निभागी, ऑप्शन नंबर डी अंड द्वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, अंड द्वार होता है। अगला क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है जो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बदल जाता है, यानी जो निषेचन के बाद में होता है तो पुष्प का भाग कौन सा फल में बदल जाता है, तो कौन सा भाग होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी है वर्तिका, ऑप्शन नंबर डी है बीजांड, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय। तो जो है कि आपका अंडाशय यानी ये करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है, यानी जो इसकी समजात अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब पहला ऑप्शन है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, यानी जो हमारे हाथ होते हैं और कुत्ते के जो अगले पैर होते हैं ये हमारे समजात होते हैं। हमारे दांत तथा हाथी के, जैसे हमारे दांत होते हैं उसी प्रकार से हाथी के भी दांत होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी ए व बी दोनों है। चलिए आपके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर अपने कॉपी पर नोट करके और किसी भी प्रकार से याद कर लीजिएगा। गेस्ट पेपर से याद कर लीजिए या वीडियो की सहायता से याद करिए, आप जिससे याद कर पाएँ उसे याद करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि बायो सेवर्ट का नियम लिखो, जो कि बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम लिखो। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा इस प्रकार से रखें कि अंगूठा जो हो बल की दिशा में हो तथा तर्जनी अंगुली को इस प्रकार से रखें कि वो क्या हो, धारा की दिशा में हो, और मध्यम अंगुली को इस पर रखें कि वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर क्या होता है। तो आपका जो विद्युत मोटर होता है ये क्या होता है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विद्युत मोटर जो होता है हमारी क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। इसी प्रकार से आप पूरा याद कर लीजिएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन कि फैराडे का नियम, तो कि फैराडे के नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत का अपक्षय है ये किसके कारण होता है, ये भी याद कर लीजिए। और आपका ये ऊर्जा के स्रोत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।